स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। और ये अच्छी खबर ये है कि आपको पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से हमारा नेचर बहुत प्योरीफाई हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि हमारा नेचर प्योरीफाई हो रहा है। तो चलिए अब हम ये क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास 9th का चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के सारे गुणधर्म पढ़े हमने, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी था वो पढ़ा। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पदार्थ जो भी पदार्थ से बनी चीज़ें होती हैं क्या वो शुद्ध होती हैं, ये देखेंगे। और फिर देखेंगे मिश्रण क्या है, फिर मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विलयन क्या है, ठीक है, इसके पाठगत प्रश्नों को हल करेंगे। और फिर देखेंगे विलयन क्या है, विलयन के क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है, किसी भी विलयन की तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है और इसकी सांद्रता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ 3 विधि दी हुई है विलयन की सांद्रता निकालने के लिए। इन तीनों विधियों को हम देखेंगे। इस पर कुछ न्यूमेरिकल है जो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे निलंबन क्या है, ठीक है। फिर निलंबन के गुणधर्म के बारे में देखेंगे। निलंबन के गुणधर्म यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, निलंबन के गुणधर्म। फिर देखेंगे कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के कोलाइडों के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइड्स के उदाहरण जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये सारी कोलाइड के गुणधर्म पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं। मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक चीज़ों से, पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो इनके घटकों को कैसे कैसे पृथक करते हैं। तो बहुत सारी विधि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे पृथक करते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक, मेन टॉपिक यही होगा। मतलब सारे टॉपिक मेन है, उसमें अगला मेन टॉपिक यही रहेगा, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। इसके अंदर बहुत सारी विधियां हम पढ़ेंगे जिससे हम मिश्रण के घटकों को पृथक करेंगे। कैसे पृथक करेंगे, विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को हम कैसे कैसे पृथक करेंगे, कौन कौन सी विधि का उपयोग करके, इसको हम पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आपकी आसवन विधि। आसवन विधि से हम किस तरह के मिश्रण को पृथक करते हैं ये पढ़ेंगे। आसवन विधि यहाँ दिया है कि 2 घुलनशील द्रव अगर हों तो उनको कैसे पृथक करते हैं। तो आसवन विधि में ही एक और विधि आती है, प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि में किस तरह के मिश्रण को हम पृथक करते हैं ये पढ़ेंगे। फिर वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका प्रभाजी आसवन विधि में ही आएगा, ये पढ़ेंगे। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनके क्या प्रकार हैं, मतलब पदार्थ के क्या क्या कितने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तत्व के बाद यौगिक, ठीक है। तत्व और यौगिक का कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर यहीं से हमें क्लियर होगा, तत्व और यौगिक क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर यहाँ यौगिक, फिर उसके बीच का अंतर। और ये छोटा सा क्लासिफिकेशन जो आपको सब कुछ बताएगा जो भी हम इसके पहले पढ़े रहेंगे। तो ये है हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। किसी भी चैप्टर का ओवरव्यू इसलिए लेते हैं कि एक साथ आपको ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है। और फिर जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और जो हम पढ़ रहे हैं वो आगे वाले चीज़ से कैसे कोरिलेट होगी, ठीक है। तो ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का।
अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्या चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल या जूस, ठीक है। और आप कैसे जान सकते हैं कि ये शुद्ध है या नहीं है। देखिए, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, ठीक है। ये आपका जो छोटा सा लाइन है कि शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया होगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए सभी शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। मतलब अगर हम लोग जाते हैं, जैसे नमक खरीदा हमने, तो उस पर लिखा रहता है शुद्ध नमक। और वैज्ञानिकों के लिए, अगर वैज्ञानिक देखें तो नमक किससे मिलके बना होता है। नमक एक तरह का यौगिक है और किससे, सोडियम तथा क्लोराइड से मिलके बना होता है। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो नमक आपका सोडियम क्लोराइड से मिलके बना होता है, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों से मिलके बना है, एक यौगिक है, एक तरह का मिश्रण है। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से हम उसे क्या मानते हैं, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, ठीक है। लेकिन ये सभी किसी न किसी चीज़ से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या हैं, मिश्रण हैं। मतलब मिश्रण क्या होता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलके बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। एक क्रियाकलाप है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसके अंदर आप क्या, इस क्रियाकलाप से आप समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण में विभेद कर पाएंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप आप एक बार पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा, मैं आपको इसको समझा देती हूँ। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें जो भी मिश्रण हमें प्राप्त होता है वो बिल्कुल समांगी रूप से घुला रहता है, ठीक है। जैसे कि 50 ml जल अगर आप लेते हैं और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दें, तो ठीक है, कॉपर सल्फेट जल में पूरी तरह से घुल जाता है, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुले हुए होते हैं वो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि जो एक, जैसे कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण से आप समझ जाएंगे, जल और तेल, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। कॉपर सल्फेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट या ये सब साधारण विषमांगी मिश्रण है। एक और बिल्कुल साधारण सा उदाहरण जिससे आप विषमांगी मिश्रण समझ पाएंगे, नमक तथा लोहे की छीलन। ये आप अपने दैनिक जीवन में देखेंगे कि लोहे की छीलन और नमक को अगर आप एक साथ मिलाएं तो वो मिश्रण एक मिश्रण बनेगा, लेकिन वो कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण की डेफिनेशन क्या थी, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इसमें आपका NaCl और यौगिक है और लोहे की छीलन ये एक तत्व है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मिश्रण बना रहे हैं। और ये क्या है, समांगी नहीं है, क्योंकि ये आपस में घुले मिले, आपस में आसानी से मिलते नहीं हैं, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, समांगी मिश्रण भी दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 50 ml जल में आप 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालते हैं, कॉपर सल्फेट जल में पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये समांगी मिश्रण बनाता है।
ठीक है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, और 50 ml जल में ही 2 चम्मच कॉपर सल्फेट आप डालें। ठीक है, तो ये दोनों मिश्रण समांगी मिश्रण है, लेकिन क्या है, इनका कंपोजिशन अलग अलग है। 50 ml जल में ही कॉपर सल्फेट क्या है, 1 चम्मच है, और दूसरे वाले में 2 चम्मच है। तो दोनों में क्या है, संगठन में मतलब अलगाव है, एक में कम है, एक में ज़्यादा है। तो मिश्रण इस तरह से आपका समांगी मिश्रण 2 तरह का हो सकता है, समांगी हो लेकिन उसका संगठन अलग अलग हो। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए, जब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्रियाकलाप 2.2, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम जब ये क्रियाकलाप आप पढ़ेंगे तो इसमें जो भी चीज़ें मिलेंगी उसका कोरिलेशन आपके आगे आने वाले टॉपिक से होगा। तो इसको हम एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा आने वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। पुनः कक्षा को 4 समूह अ, ब, स, द में बांट लीजिए। ठीक है, अ, ब, स तथा द। अ और ब को आप क्या दीजिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल, एक को कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और एक को क्या करिए, कॉपर सल्फेट, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे दीजिए। इसका विलयन बनाना है। विलयन हमेशा क्या होगा, पानी के अंदर ही बनेगा विलायक, क्योंकि पानी जो होता है वो दुनिया का सबसे अच्छा विलायक होता है। ठीक है, तो पानी के अंदर ही इसका विलयन बनेगा। और फिर आप 100 को दे दीजिए चाक का चूर्ण या फिर गेहूं का आटा, और 2 वाले को आप दे दीजिए दूध या स्याही। ठीक है, तो अब आप इन सब को मिला के जब विलयन बनाएंगे तो आपने देखा, ये पहले ही क्रियाकलाप में देखा, कॉपर सल्फेट क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। तो जब कॉपर सल्फेट जल में घुलनशील होगा तो ये क्या बनाएगा, एक समांगी मिश्रण बनाएगा। ठीक है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है ये आप देखेंगे। ठीक है, और अ और ब, एक को क्रिस्टल दिया गया और दूसरे को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया, तो दोनों ही क्या होगा, जल में घुलनशील हो जाएगा और दोनों क्या बनाएगा, एक समांगी मिश्रण बनाएगा। ठीक है, 100 को जब आपने दिया चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा। ठीक है, चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा जब पानी में घुलता है तो वो क्या होता है, समांगी मिश्रण नहीं होता है, पूरी तरह से घुलता नहीं है। चाक का चूर्ण आप घोल के देख सकते हैं, गेहूं का आटा भी आप घोल के देख सकते हैं, पूरी तरह से समांगी मिश्रण नहीं होता है। उसको आसानी से पृथक कर सकते हैं, छानन विधि द्वारा ही उसको पृथक कर सकते हैं, यानी छान के पृथक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और समूह बना है द, उसको आपने क्या दिया, दूध और स्याही, दूध दिया या फिर स्याही दिया, तो वो पानी में मिल जाता है, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण बनाता है, समांगी दिखने वाला मिश्रण बताता है, जो समांगी ही होता है, लेकिन वो समांगी एक्चुअली वो समांगी नहीं होता है, वास्तव में वो समांगी नहीं होता, लेकिन समांगी वो दिखता है। ठीक है, तो अब ये जितने भी हमने उदाहरण पढ़े अ, ब, स, तो अ और ब को जो मिला था, जो कॉपर सल्फेट और वाटर में जो समांगी मिश्रण बना रहा है, उसे हम कहते हैं विलयन। ठीक है, अ और ब को जो मिला था उसे हम कहते हैं विलयन। ये क्रियाकलाप 2.2, इसी को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जो 100 समूह को मिला था चाक का चूर्ण या फिर गेहूं का आटा, तो वो क्या था, एक प्रकार का निलंबन था। ठीक है, और जो आपको दूध और स्याही मिला था वो क्या था, एक प्रकार का कोलाइड विलयन था। ठीक है, तो अब आपका 3 कॉन्सेप्ट निकल के आया कि विलयन क्या है। ठीक है, निस्यंदन निलंबन क्या है और कोलाइड क्या है। ठीक है, विलयन, निलंबन तथा कोलाइड। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, आप कि पदार्थ शुद्ध होते हैं या फिर अशुद्ध। तो वैज्ञानिक दृष्टि से पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है वो कैसे शुद्ध माना जाता है या फिर अशुद्ध माना जाता है, और वास्तव में जो हम शुद्ध समझते हैं क्या वो शुद्ध होता है या नहीं। फिर हमने पढ़ा कि मिश्रण क्या होता है और मिश्रण कितने प्रकार का होता है। फिर समांगी मिश्रण में कितने तरह के समांगी मिश्रण हो सकते हैं, ये पढ़ा हमने। फिर विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा, और फिर हमने एक क्रियाकलाप पढ़ा, क्रियाकलाप 2.2, जिसमें हमारा चार टॉपिक निकल के आया, 3 टॉपिक, विलयन और निलंबन और कोलाइड। और ये तीनों टॉपिक विलयन, निलंबन, कोलाइड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे बताएंगे
कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। आप अगले चैप्टर में ही, इसके पहले वाला पहला चैप्टर आपने पढ़ा था, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे पदार्थ से आप क्या समझते हैं। और समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या होता है, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा और इसे लाइक करिएगा, जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वो भी बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, वॉल्यूम की प्रॉब्लम है या फिर देखने में प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको मेरा लेक्चर कैसे समझ में आता है, तो कैसे समझ में आता है, क्या क्वालिटी है इसकी, ये सब आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन रीज़न बता दीजिएगा।